हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे इस क्यूट से चैनल में जिसका नाम है CUET मॉक। मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर दीपक नाथ और हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन्स। हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज़ द क्लासिफिक हाउ आर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन्स क्लासिफाइड। फिर हम लोगों ने देखा कि उनकी नोमेनक्लेचर कैसे होती है, जिसके बाद में मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए। आज के क्लास में सबसे पहले तो हम लोग उन 2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को ही देखते हैं कि उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि हमें 2 क्वेश्चन, मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर के। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई किया। लॉन्गेस्ट चेन में यहाँ पर हमारे पास है 5 कार्बन और लॉन्गेस्ट चेन का शेप यहाँ पर है कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पर इस कंडीशन में इसको हम लोगों ने 1 बोला, इसको हम लोगों ने 2 दिया, इसको हम लोगों ने 3, 4 और लास्ट में 5। इन 5 कार्बन को के अलावा भी हमारे पास यहाँ पर 2 कार्बन एक्स्ट्रा है। फर्स्ट कार्बन जो है वो 3rd कार्बन के साथ अटैच्ड है इन ब्रांचिंग, और नेक्स्ट है 5th कार्बन के साथ अटैच्ड है हमारा ब्रोमीन। ये 2 हमारे पास साइड चेन्स में है। जैसे कि हमें पता है कि हमें नोमेनक्लेचर कैसे करना है, अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है? सबसे पहले आएगा ब्रोमीन। हमारा जो कंपाउंड है उसका नाम होगा, 4th पोजीशन में ब्रोमीन है, इसका नेम होगा 4 ब्रोमो। फिर 3rd पोजीशन में हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, इसका नेम आएगा मिथाइल। और क्योंकि 5 कार्बन है पेंट। हाँ, और एक चीज़, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है और हम लोग हमेशा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे विथ रिस्पेक्ट टू हैलाइड ग्रुप। हमारे कौन से पोजीशन में डबल बॉन्ड है? 2nd पोजीशन में। पेंट 2 इन। हमारा कंपाउंड का नाम क्या हुआ? 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। फिर आता है हमारा अगला कंपाउंड। ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था आप लोगों के लिए, मुझे लगता है सभी ने इसका सोल्यूशन तो निकाल ही लिया होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3 एडजेसेंट पोजीशन में 3 हैलाइड्स है, जिनमें से 2 ग्रुप्स है क्लोरीन और 1 ग्रुप है ब्रोमीन। हम लोग किसी को भी नंबर 1 दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, हम ब्रोमीन वाले कार्बन को ही नंबर 1 देते हैं। ब्रोमीन वाला कार्बन हो गया नंबर 1, ये क्लोरीन वाला कार्बन नंबर 2 एंड नंबर 3। हमारा जो कंपाउंड है वो हो गया 1 ब्रोमो 2,3 डाइक्लोरोबेंजीन। ये रहा हमारा नोमेनक्लेचर वाला सिस्टम। और हम लोगों ने जो कुछ सीखा, आप उससे और भी प्रैक्टिस करो, आपका नोमेनक्लेचर और धीरे धीरे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। आज के लेक्चर में हमें जो चीज़ें पढ़नी है उसका चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है हाउ आर वी गोइंग टू प्रिपेयर द एल्काइल हैलाइड्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स या फिर हेलो एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में बहुत सारे प्रोसीजर्स है। जो फर्स्ट प्रोसीजर हम लोग फॉलो करने वाले हैं वो है हाउ आर हेलो एल्केन्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, कि हाइड्रोकार्बन्स से कैसे बना है, जिसमें से पहला केस हम लोग लेने वाले हैं फ्रॉम एल्कीन्स, कि एल्कीन जो है मतलब डबल बॉन्डेड अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं डबल बॉन्डेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स से हम लोग कैसे हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। सिंपली अगर बोला जाए एल्कीन क्या होता है, एल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू एल्काइल हैलाइड, मतलब एल्कीन सिंपली कन्वर्ट होगा एल्काइल हैलाइड में। कब? जब हम लोग इसको HCl, HBr या फिर HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मतलब हेलोजन एसिड से जब हमारा रिएक्शन करवाएंगे हम रिएक्शन एक एल्कीन का, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो होगा एल्काइल हैलाइड।
बहुत ही सिंपल है, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं इसका। ये फर्स्ट एक जनरल एग्जाम्पल है सभी के लिए, जिसमें क्या किया है मैंने एक RCH डबल बॉन्ड CH2 लिया हुआ है, और उस कंपाउंड का हम लोगों ने रिएक्शन किसके साथ करवाया है, HX। तो हम लोगों को तो पता चल चुका है X मतलब हेलोजन। अब हमें ये कंसिडर करना है कि हमारा जो ये HX है वो कहाँ पर अटैच होगा। आप लोग अच्छे से देखो कि ये जो CH2 है और ये CH है और CH2 है, इन दोनों में ही H और X अटैच हो रहा है, लेकिन CH2 के साथ H अटैच हुआ और CH के साथ X अटैच हुआ। Why is that? ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन फॉलो करता है एक सिंपल सा रूल जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अपने +1 में, और उस रूल का नाम है मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है ये रिएक्शन, और हमारे प्रोडक्ट मिलता है ये। नीचे और एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, हम लोगों ने लिया हुआ है prop 1 इन, रिएक्शन करवाया उसके HCl के साथ, हम लोगों को मिल रहा है 2-क्लोरोप्रोपेन, जहाँ पर सेकेंड कार्बन में हमारा ऐड हो रहा है क्लोरीन। अकॉर्डिंग टू ये हो रहा है मार्कोनिकोव्स रूल। अब हमारे पास क्वेश्चन ये, व्हाट इज मार्कोनिकोव्स रूल? मुझे ये भी पता है बहुत लोगों को ये याद भी होगा मार्कोनिकोव्स रूल क्या है, और काफ़ी लोग ये भूल भी चुके हैं कि मार्कोनिकोव्स रूल होता क्या है। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड या फिर एल्कीन हो, कंसिडर करें कि हमारे पास एक एल्कीन है। लेट अस टेक दिस एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2। जब ये एल्कीन रिएक्ट करेगा किसी हेलोजन एसिड के साथ, हाइड्रोजन का एडिशन होगा उस पार्ट में जहाँ पर होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और हेलोजन का एडिशन होगा उस पार्ट में जिसमें होगा मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एक बात सिंपली बोल सकते हैं, अगर हम लोग हाइड्रोजन को एज ए करेंसी कंसिडर करते हैं, अगर हाइड्रोजन हमारे पैसे वाला नोट है तो वो उसी के पास जाएगा जिसके पास पहले से ज़्यादा पैसा है, मतलब रिच गेट्स रिचर। सिंपली बात है, ये सेंटेंस याद रखो, मार्कोनिकोव रूल भी याद रहेगा। और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर भी सेम केस है, हमारे पास हम लोगों ने एक कंपाउंड लिया हुआ है जिसमें यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है। ये जो पोजीशन है, दिस पोजीशन, इस पोजीशन में क्या हो रहा है, इस पोजीशन में है हमारे पास CH3 ऐड किया हुआ, और इस पोजीशन में हमारे पास कुछ भी नहीं है, डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड हुआ है एक हाइड्रोजन है बस, देयर इज वन हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन की करेंसी ज़्यादा है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन की करेंसी ज़्यादा है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन ऐड होगा हमारे इस पोजीशन में, वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट, और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है यहाँ पर। ये रहा सिंपल रिएक्शंस जिससे हम लोग देख सकते हैं कि एल्कीन से हम लोग कैसे एल्काइल हैलाइड्स प्रोड्यूस करें। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपके लिए मार्कोनिकोव रूल का डेफिनेशन भी दे के रखा है, जिसको याद नहीं वो अभी नोट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, अगर हमारे पास एक प्रोटिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन एसिड, मतलब HCl, HBr, HI, वो अगर है और वो अगर ऐड हो रहा है या फिर रिएक्ट कर रहा है एक एसिमेट्रिक एल्कीन के साथ। अब बहुत लोगों को ये भी याद नहीं रहा होगा कि एसिमेट्रिक एल्कीन क्या होता है, तो देख लो यहाँ पर ये वाला एग्जांपल अगर कंसिडर करें, डबल बॉन्ड के एक साइड में 1 कार्बन एटम है और इस साइड में 1 कार्बन एटम है प्लस एल्काइल ग्रुप है, मतलब मोर देन 1 कार्बन एटम है। मतलब दोनों साइड में अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर होंगे, देन उसमें जब हम लोग प्रोटिक एसिड या फिर हेलोजन एसिड को ऐड करेंगे तो जो एडिशन होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, जिसमें हम लोगों को ये पता चलता है
कि जिस पोजीशन में या फिर जिस कार्बन में पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा हो वहाँ पर ही हाइड्रोजन की एडिशन होगी, और जिस पोजीशन में हाइड्रोजन कम हो उस पोजीशन में हमारे हेलोजन की एडिशन होगी। सो ये रहा मार्कोनिकॉव्स रूल। अब हम क्या ये रिएक्शन सिर्फ मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करता है और कोई रूल है जिसको ये फॉलो कर सकता है? जी हाँ। सो ये रिएक्शन ऑकर होता है एक सिंपल मैकेनिज्म के थ्रू, जिस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये रिएक्शन आप कितना भी टफ रिएक्शन आ जाए, कितना भी बड़ा रिएक्टेंट दे दे आपको, कितने भी साइड चेन्स दे दे, अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पता है, आप कोई भी रिएक्शन आ जाए एग्जाम में आप इजीली आंसर कर लोगे। और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। सो देखते हैं हम लोग बच्चों कैसे होता है मैकेनिज्म। सो हम लोगों ने सेम कंपाउंड को फिर से लिया RCH डबल बॉन्ड CH2। सो हाइड्रोजन एसिड या फिर हम लोग उसको बोल रहे हैं हेलोजन एसिड HCl HX कुछ भी कंसिडर करो। सो ये जो हेलोजन एसिड है, दिस हेलोजन एसिड ब्रेक्स डाउन इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये हम लोगों ने अपने रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में +1 में पढ़ा हुआ है कि HCl को हम लोग जब कोई सी रिएक्शन में डालते हैं वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होता है। सो फर्स्ट जो रिएक्शन होगा वो होगा H पॉजिटिव के साथ, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आके रिएक्ट करेगा। सो इस रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन आकर जब अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे, सो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। और डबल बॉन्ड मतलब क्या, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सो वो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे? सो वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे हमारे जिस कार्बन में ज़्यादा हाइड्रोजन हो, मतलब हम लोग बोल सकते हैं एंड साइड में, मतलब टर्मिनल कार्बन में शिफ्ट हो रहा है। सो हमें मिल रहा है एक कार्बोकैटायन, और वो जो कार्बोकैटायन हमें मिल रहा है यहाँ पर इस केस में ये है एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन। नाउ हमें कार्बोकैटायन मिल चुका है और ये कार्बोकैटायन है इंटरमीडिएट इस रिएक्शन का। और यहाँ तक अगर हम लोग पहुँच गए देन हमारा वर्क बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है, हमें लेना है अपना हेलोजन और उसको रिएक्ट करवा देना है, और जिस पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज बना है उस पोजीशन में उसको ऐड कर देना है। एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। नाउ अब ये जो रिएक्शन है, अब ये रिएक्शन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी तो आ सकते हैं। मेरा रिएक्शन में ये हाइड्रोजन जब रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड इस साइड में ब्रेक ना होकर इस साइड भी तो ब्रेक हो सकता था। इन दैट केस हमें क्या मिलता, हमें मिलता RCH सिंगल बॉन्ड RCH2 सिंगल बॉन्ड, हमें मिलता इस केस में RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। अब इस वाले कार्बोकैटायन और इस वाले कार्बोकैटायन में क्या डिफरेंस है? हम लोगों ने +1 में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, जिसमें हम लोगों को ये पढ़ाया गया था कि कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी क्या होती है। सो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपके कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी के ऊपर। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है? ये हमारे पास है सेकेंडरी कार्बोकैटायन और ये वाला है मेरे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन। सो व्हिच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल? सो याद रखो बच्चों हमेशा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी टर्शियरी में, फिर आएगा सेकेंडरी और फिर आएगा प्राइमरी। सो देख सकते हो आप लोग, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। सो इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज थी इस रिएक्शन में। इन दिस रिएक्शन वी हैड 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर हमारे पास सेंट्रल कार्बन में अटैक होकर उसमें एक प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, या फिर हमारा ब्रेक जो है बॉन्ड वो हो रहा है
टर्मिनल कार्बन के साइड में, और हमारे पास आ रहा है एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सो रिएक्शन में फॉर्मेशन किसका होगा? सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन इजीली प्रोडक्ट भी बना देगा। सो हमेशा इस रिएक्शन के लिए हम लोगों को ये याद रखना है कि हमारे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन से साइड में ज़्यादा है। सो ये रहा आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इस पॉइंट पे वो ये है कि व्हाट इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। क्या होगा अगर हमारे इंटरमीडिएट स्टेप में कि जब हम लोग कार्बोकैटायंस फॉर्म करवा रहे हैं, क्या होगा कि अगर वहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाए। हम लोगों ने रीअरेंजमेंट भी अपने +1 में पढ़ा है, हाइड्राइड शिफ्ट पढ़ा है, मिथाइल शिफ्ट, इथाइल शिफ्ट, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। फिर भी मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि रीअरेंजमेंट होने से क्या होगा। रीअरेंजमेंट होने से मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी चेंज होगी, जिस कारण क्या होगा उसके रिएक्शन में भी चेंजेस आएंगे। सो लेट अस कंसिडर दिस रिएक्शन जो आपको बोर्ड में अभी दिख रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल क्या होना था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इस पोजीशन में डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इस कार्बन में हमारे पास है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स मैक्सिमम, और दिस कार्बन हैज मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। सो हमारा HBr का हाइड्रोजन ऐड होना था इस कार्बन पे और ब्रोमीन ऐड होना था इस कार्बन पे, लेकिन हुआ क्या बच्चों, पूरा का पूरा रिएक्शन ही पलट गया। यहाँ पर कार्बन ऐड हो गया, सॉरी हाइड्रोजन ऐड हो गया इस कार्बन पे और ब्रोमीन ऐड हो गया इस वाले कार्बन पे। सो ये क्यों हुआ? बिकॉज हमारे पास इस रिएक्शन में थी रीअरेंजमेंट की प्रोबेबिलिटी। अब रीअरेंजमेंट कब करेंगे? जब हमें जो कार्बोकैटायन मिला हो, अगर उसमें थोड़े से चेंजेस करके, थोड़े से एटम्स या मॉलिक्यूल्स को शिफ्ट करके हमें ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिलने की पॉसिबिलिटी हो, देन हम लोग करेंगे उसका रीअरेंजमेंट। सो ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है इसका भी हम लोग करते हैं कंसिडरेशन। क्या होगा देखो कि हमारे पास था CH3 CH, इसमें और एक CH3 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज आवर रिएक्टेंट। रिएक्शन करवाते हैं इसका हम लोग H पॉजिटिव के साथ। सो सिंपल बात ये है, हाइड्रोजन आके अटैक करेगा और मेरा बॉन्ड ब्रेक होगा इस साइड में। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, ये जो CH3 है इसका पोजीशन हम लोगों ने थोड़ा सा गलत अटैच कर दिया। सो हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार अपना स्ट्रक्चर क्या है। हमारे पास स्ट्रक्चर में ये है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। रिएक्शन करवाना है इसका किसके साथ? H पॉजिटिव के साथ। अब आप लोग बताओ कि कार्बोकैटायन कहाँ फॉर्म होगा? इस वाले में अगर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो बनता है प्राइमरी, इसमें बनेगा सेकेंडरी। तो ऑफ कोर्स हम लोगों ने देखा है कि हमारे प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सो हम लोग बनाते हैं CH3 CH CH3 CH2, सॉरी CH2 नहीं, CH पॉजिटिव और साथ में आएगा CH3 आ गया। लेकिन इस पोजीशन में अगर आप लोग देखो कि ये बना है हमारे पास सेकेंडरी, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज अगर इस कार्बन पे होता, अगर ये कार्बन, ये वाला कार्बन अगर पॉजिटिव होता तो ये होता टर्शियरी। अभी इतना तो हम लोगों को याद हो चुका है कि टर्शियरी कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायंस। सो क्या कर सकते हैं हम करवाएंगे इस हाइड्रोजन को शिफ्ट। कहाँ शिफ्ट करेंगे? इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे जब हमारा हाइड्रोजन शिफ्ट होगा ये कार्बन कड़ी करेगा तब पॉजिटिव चार्ज और हमारे पास आ जाएगा एक टर्शियरी कार्बोकैटायन। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे मैकेनिज्म। आप लोग इजीली देखो कि कैसे हो रहा है। तो ये वाला हमारे पास आया सेकेंडरी कार्बोकैटायन,
जिसमें से हाइड्रोजन निकलकर हो रहा है हाइड्राइड शिफ्ट। जब हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके जाता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट के बाद क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल में हो रहा है रीअरेंजमेंट, और प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है, इंटरमीडिएट जो मिल रहा है वो है CH नहीं आएगा, C पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH2 CH3 आ गया हमारे पास नया कार्बोकेटायन, और ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है बच्चों, क्योंकि ये है एक टर्शियरी कार्बोकेटायन। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग रिएक्ट करवाएंगे इसका X निगेटिव, मतलब हेलोजन के साथ, मतलब हेलाइड के साथ, और जैसे ही ये हेलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, हेलाइड का होगा इधर एडिशन, और हमें मिलने वाला है एक प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है किस रास्ते से, रीअरेंजमेंट के थ्रू। बट इस कंडीशन पे आप लोग बोल सकते हो कि ये तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये रिएक्शन का प्रोडक्ट हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कब हम लोगों को मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है और कब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करना है। सो मैं एक सिंपल चीज़ बता दूं आपको कि आपके पास जब भी कोई सिंपल स्ट्रेट चेन वाला अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, आप मार्कोनिकॉफ रूल की तरफ जाओ, नो अदर वेज टू गो, जस्ट सिंपली मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करो, प्रोडक्ट लिख दो। लेकिन जब आपको रिएक्टेंट में ब्रांचिंग दी जाए ऐसे, तब आप जाओ थ्रू मैकेनिज्म, क्योंकि उसमें होने का चांस होता है क्या, रीअरेंजमेंट। और जब हो जाता है मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट, तब इसका क्या होता है, सिमेट्री और प्रोडक्ट सब कुछ बदल जाता है। सो फॉलो द मैकेनिज्म। और रीअरेंजमेंट क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास हाई स्टेबिलिटी हो रही है। मैंने बता दिया आपको कि टर्शियरी कार्बोकेटायंस आर मोर स्टेबल देन योर सेकेंडरी कार्बोकेटायंस। सो नेक्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे वो है डायरेक्ट हेलोजिनेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है बच्चों, क्योंकि इस मेथड को हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड बोलते हैं। सो ये क्यों हो रहा है, चलिए देखते हैं। और ये जो रिएक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन, क्योंकि सीधे सीधे हम लोग हेलोजन मॉलिक्यूल लेंगे और एक एल्केन मॉलिक्यूल लेंगे, दोनों को करेंगे कंबाइन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हमें प्रोडक्ट में मिलेगा एक एल्काइल हैलाइड। अब इस रिएक्शन की स्पेशलिटी ये है कि ये रिएक्शन को आप जब तक खुद से ना रोको, ये रिएक्शन चलता रहेगा। जब तक हमारे पास रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन चलता ही जाएगा। सो इस टाइप के रिएक्शन जो कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलते रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं चेन रिएक्शन। सो ये जो फॉर्मेशन ऑफ alkyl halides from alkene है, that is direct halogenation, that is also a chain reaction. So ये जो चेन रिएक्शन है, ये प्रोसेस कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अपने +1 के सिलेबस में। सो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं ये भी बता दूंगा, आपको दिखा भी दूंगा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होते हैं। सो पहले हम लोग देख लेते हैं एक आध एग्जाम्पल और रिएक्शन। सो फर्स्ट जो रिएक्शन है, इसमें हम लोगों ने लिया है एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, उसको रिएक्ट करवा दिया हम लोगों ने 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HNU मतलब सनलाइट, और हम लोगों को प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, एक हाइड्रोजन हो रहा है रिप्लेस सिंपल से, और हमें मिल रहा है CH3Cl मतलब क्लोरोमीथेन, साथ में मिल रहा है एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल। बट इस रिएक्शन को हम लोग कर नहीं सकते कभी भी लैब में। अब ये भी तो एक सवाल है कि ये इतना सिंपल सा तो रिएक्शन है, सनलाइट ऑलवेज अवेलेबल है, हम लोग यूवी रेडिएशन पे थ्रू सनलाइट वाली कंडीशंस ला सकते हैं, और सिंपली हम क्लोरीन मॉलिक्यूल को मीथेन मॉलिक्यूल से कंबाइन भी करवा सकते हैं और हमें प्रोडक्ट भी मिल सकता है। तो हम लोग ये रिएक्शन कर क्यों नहीं सकते, बिकॉज ये रिएक्शन सिंपल प्रोडक्ट्स देता ही नहीं है बच्चों, ये देता है हमेशा मिक्स प्रोडक्ट्स। मतलब ये रिएक्शन को स्टार्ट करोगे तो एक नहीं मल्टीपल प्रोडक्ट्स आने की पॉसिबिलिटी होती है। सो कैसे देते हैं ये मिक्स प्रोडक्ट्स, देखो। सो जब आप मीथेन में क्लोरीन डालोगे,
हमें मिल रहा है क्लोरोमीथेन और HCl। लेकिन आप अगर इस स्टेप में रिएक्शन को बंद नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, वो फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा क्लोरोमीथेन और हमें मिलेगा डाइक्लोरोमीथेन। देखो जैसे कि यहाँ पर क्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन फिर से क्लोरीन और यूवी मतलब सनलाइट से रिएक्ट कर रहा है, हमें मिल रहा है डाइक्लोरोमीथेन। वही डाइक्लोरोमीथेन फिर से रिएक्ट कर रहा है, हमें मिल रहा है ट्राइक्लोरोमीथेन। और सेम ट्राइक्लोरोमीथेन रिएक्ट कर रहा है और हमें मिल रहा है टेट्राक्लोरोमीथेन। मतलब जब तक हाइड्रोजन है तब तक ये चलता जाएगा। सो ऐसे रिएक्शंस को करने के लिए हमें चाहिए बहुत सारे अपैरेटस, बहुत सारे डिफरेंट कंडीशंस जो लैब में पॉसिबल नहीं है। सो दिस प्रोसेस इज नॉट फॉलोड इन द लैब। ये है इंडस्ट्रियल मेथड। सो अगली जो चीज़ हमें देखनी है वो है, चलो हम लोग देखते हैं कि इस रिएक्शन में भी कैसे प्रोडक्ट आएंगे। ये हमारे पास एक रिएक्टेंट दिया हुआ है कि प्रोपेन है हमारे पास, ठीक है, ये प्रोपेन है और ये प्रोपेन रिएक्ट कर रहा है Cl2 और HNu के साथ, मतलब ये भी हो रहा है डायरेक्ट हेलोजिनेशन। अब इस रिएक्शन में हमारे पास थी दो पॉसिबिलिटी, या तो क्लोरीन इस वाले C कार्बन में लग जाए या फिर इस वाले कार्बन में अटैच हो जाए। हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों वो दोनों प्रोडक्ट्स हमें पॉसिबिलिटी में मिल जाएंगे। हम अगर ये कंपाउंड को सिंथेसाइज करने की कोशिश करें, ये रिएक्ट करवाए, तो हमें दोनों प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक में हमारे सेकंड कार्बन में Cl लगा हुआ है, एक में हमारे टर्मिनल कार्बन में लगा हुआ है। बट अब बात ये है इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, कौन सा कम फॉर्म हो रहा है। हमेशा बच्चों याद रखना स्टेबिलिटी। क्योंकि ये फॉलो कर रहा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे होती है बच्चों, सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच में हमेशा सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, और सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा, कार्बोकैटायन नहीं, फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है हमारे पास टर्शियरी फ्री रेडिकल, फिर आता है सेकेंडरी, फिर आता है प्राइमरी। फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम है, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। यहाँ पर भी सेम है, हमारा टर्शियरी इधर सेकेंडरी फॉर्म हो रहा है तो सेकेंडरी को प्रेफर करेंगे और वो होगा मेजर प्रोडक्ट रादर देन प्राइमरी। नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट हमें देखना है इसका मैकेनिज्म कि हाउ दिस प्रोडक्ट्स आर सिंथेसाइज्ड। तो हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन। और ये क्या है बच्चों, है एक चेन रिएक्शन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन और चेन रिएक्शन। अब बात आती है हमें करना क्या है इसमें। ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शंस में क्या होता है, ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं स्टेप वाइज, और ये 3 स्टेप में रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट स्टेप का नाम है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारा चेन फॉर्मेशन होगा। या फिर हम लोग इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा चेन फॉर्मेशन, और इस स्टेप में क्या हो रहा है कि हमारे पास था एक क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहे हैं 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। और ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ होमोलाइटिक फिजन। हम लोगों ने अपने +1 में पढ़ा हुआ है कि फिशन 2 टाइप की, मतलब बॉन्ड ब्रेक 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होता है होमोलाइटिक, एक होता है हेटेरोलाइटिक। जब होमोलाइटिक होता है तब हम लोग इसको डिनोट करते हैं इस एरो से, और जब हेटेरोलाइटिक होता है तब करते हैं इस एरो से। और इस एरो को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग इसको बोलते हैं फिश हुक एरो। ये बन गया हमारा फ्री रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप जो है उसे हम लोग बोलेंगे चेन
प्रोपागेशन। सो क्या होता है चेन प्रोपागेशन? तो चेन प्रोपागेशन में क्या होगा, हमारे पास ये कंसिडर कर लो है एक मीथेन, और ये मीथेन रिएक्ट कर रहा है एक क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ। सो क्या होगा, यहाँ पर फिर से होगा होमोलाइटिक फिशन, और ये जो कंपाउंड है ये होगा ब्रेक, हमें मिलेगा एक CH3 फ्री रेडिकल मतलब मिथाइल फ्री रेडिकल, साथ में हमें मिलेगा एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसी चेन प्रोपागेशन के प्रोसेस में ये जो CH3 रेडिकल है, ये रेडिकल आएगा और रिएक्ट करेगा Cl2 मॉलिक्यूल मतलब क्लोरीन के साथ, और जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा ये फिर से क्या करेगा, ये फिर से करेगा होमोलाइटिक फिशन, और हमें मिलेगा एक CH3Cl, साथ में मिल रहा है एक Cl फ्री रेडिकल। और ये जो Cl फ्री रेडिकल है ये फर्दर रिएक्शन करेगा, करके क्या प्रोड्यूस करेगा, मीथेन के साथ रिएक्ट करके। फिर हम लोग ऐसे कंटिन्यूअस ये प्रोसीजर क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा, क्योंकि है ये एक चेन रिएक्शन। सो दिस इज चेन। ठीक है, और ये तब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या प्रोडक्ट बनाएगा, नेक्स्ट स्टेप में बनाएगा ये CH2Cl2, फिर अगले स्टेप में बनाएगा ये CH Cl3, फिर अगले स्टेप में बनाएगा ये CCl4, और इसके बाद इसके पास है नहीं हाइड्रोजन तो ये रिएक्शन करेगा स्टॉप। सो हम लोगों को अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेप में इस रिएक्शन को रोकना है तब हम क्या कर सकते हैं, देन वी गो फॉर चेन टर्मिनेशन। सो चेन टर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट टाइप से हो सकता है। हमारे पास ये भी एक है, ये भी एक फ्री रेडिकल है। सो आइदर वी कैन डू कि हम लोग दो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स को रिएक्ट करवा दें जिससे हमें Cl2 मिल जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा यहीं पर बंद, या फिर हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग CH3 फ्री रेडिकल को रिएक्ट करवा सकते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ, हमें मिल रहा है CH3Cl, यहाँ पर भी ये स्टेप हो सकता है बंद। या फिर फाइनली अगर हम लोग बोले, हम लोग ये भी तो कर सकते हैं CH3 फ्री रेडिकल को रिएक्ट करवा दें और एक CH3 फ्री रेडिकल के साथ, जिससे हमें मिलेगा एक CH3 मतलब इथेन। सो ये है बच्चों बेसिक मैकेनिज्म्स। ठीक है, सो इस मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन प्रोसेस, इससे हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये रिएक्शन फेमस है क्योंकि ये बना सकता है पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। क्या बनाता है ये, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स मतलब, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बनाता है CHCl3 जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इस चैप्टर में। सो ये रहा हमारा बेसिक दो जो हम लोगों को रिएक्शंस पढ़े हैं आज। घर में ज़रूर प्रैक्टिस करें, डिफरेंट क्वेश्चंस लीजिए, लेकर इसको प्रैक्टिस करिए। मैंने आपको मीथेन के साथ करवाया है, आप मीथेन के जगह पे इथेन को ले सकते हैं, लेकर भी मैकेनिज्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के साथ प्रैक्टिस करो, जितना करेंगे हम लोग प्रैक्टिस इतना ही हमारा होगा इस मैटर में कंसेप्ट क्लियर, और हम लोग एग्जाम में अच्छे से मैकेनिज्म्स भी कर पाएंगे और सोल्यूशंस भी निकाल पाएंगे। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैं आपके लिए दो क्वेश्चंस छोड़ना चाहता हूँ। सो ये जो 2 क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, सो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे रब करने में इसको। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिख रहा है कि व्हेन प्रोपेन रिएक्ट्स विद HBr 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। ठीक है, सो ये 2 प्रोडक्ट्स जो है, ये 2 प्रोडक्ट्स कौन से हैं? ठीक है, तो आइडेंटिफाई द माइनर प्रोडक्ट। सो पहले तो आप ये रिएक्शन खुद से करो, करने के बाद आपको पता चलेगा कि 2 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, फिर इनमें से ढूंढो कि कौन सा माइनर है कौन सा मेजर है। तो कैसे ढूंढेंगे, हम लोग ढूंढेंगे इसको बाय द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, कि इंटरमीडिएट कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। सो ये आपका पहला होमवर्क। फिर आता है आपका सेकेंड होमवर्क, जिसमें क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विथ फ्लोरीन।
सो 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, ज़रूर ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, और जो मैंने आज पढ़ाया है उसके ऊपर ज़रूर कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, नोट्स ज़रूर बनाइए अपना खुद का। सो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।